इंजीनियरिंग करी आपने, देन यू स्विच टू द उर्दू कंटेंट क्रिएटर, कैसे हुआ ये? हमारी वालिदा ना बच्चों को, लड़कियों को उर्दू पढ़ाती थी। हम सबको देख देख कर पढ़ना, लिखना, ये सब हम बचपन से ही सीख चुके थे। क्या है उर्दू और अरेबिक में काफ़ी मिसकंसेप्शन क्यों रहता है कि उर्दू अरेबिक मुसलमान की ज़बान है? देखिए, जहाँ तक बात है उर्दू की, तो उर्दू तो किसी एक धर्म, मजहब या रिलीजन की ज़बान नहीं है। मुझ जैसे को उर्दू नहीं आती, तो मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करूँ? इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें, मश्क करते रहें, वो बेहतर हो जाएगा। उर्दू क्या है आपके लिए? उर्दू इश्क है। हमने किसी इंसान से पहले किसी ज़बान से मोहब्बत की है। अगर आपको किसी से कहना हो कि एक चांटे में तारे दिखा दूंगा, तो आप इसे उर्दू में कैसे कहेंगे? तो आप उसे उर्दू में कहेंगे कि जनाब, अगर आपने आइंदा ये हिमाकत की तो हमारा हाथ आपके रुखसार को इस कदर सुर्ख कर देगा कि आपको आफताब की मौजूदगी में सितारों का दीदार हो जाएगा। लिहाजा हद में रहे। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? वो, जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? In English we say, welcome to the unfiltered conversation that break barriers, voice of tomorrow, bold talk, big change and revolution begins. But in Urdu we say, खुशामदीद। यहाँ बात सिर्फ अल्फाज नहीं, बगावत की पहचान है। यहाँ हर जुमला इनकलाब की पहचान है। ये बेखौफ सर्द कल की आवाज़ है। यहाँ गुफ्तगू जंजीरें तोड़ती हैं। आज मेरे बदले हुए अल्फाजों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो कितने ख़ास हैं। उन्होंने जश्न रेख्ता से लेकर हमारे इंस्टाग्राम फीड तक आफताब में तारों का दीदार करा रखा है। द वन एंड ओनली, द वर्ल्ड म्यूज सबा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। बात उर्दू की थी तो हमने आना ही था। बाकी अभी जैसे ही गुफ्तगू ये मज़ीद जारी रहेगी, हम आपके काफ़ी अल्फाज दुरुस्त करने वाले हैं। काफ़ी ख़राब तलफ़्फ़ुज़। आज उर्दू आप भी सीखेंगे और आज उर्दू मैं भी सीखूंगा। वैसे मैंने उर्दू सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ी है, देन आई स्विच टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल। वहाँ हिंदी भी अवेलेबल नहीं थी, उर्दू तो बहुत दूर की बात। तो मैं मानता हूँ कि मेरे अल्फाजों में काफ़ी सारी ऊपर नीचे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप इंजीनियरिंग करी आपने, देन यू स्विच टू द उर्दू कंटेंट क्रिएटर, कैसे हुआ ये? उर्दू से बचपन से लगा होता क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने उर्दू इंजीनियरिंग करने के बाद शुरू की पढ़नी, ऐसा नहीं है। ओके। बचपन से ही हमारी वालिदा ना बच्चों को, लड़कियों को उर्दू पढ़ाती थी। उर्दू भी और उसके साथ साथ अरबी भी। तो हम ऐसे तजस्सुस से उनके पास बैठकर उनको देखते थे, क्या पढ़ रहे हैं, क्या तालीम हासिल कर रहे हैं। वो ना ऐसी किताबें पढ़ती थे। उर्दू ज़बान की पहली किताब, उर्दू ज़बान की दूसरी किताब, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से हमारी वालिदा उनको पढ़ाती थी। तो वो तजस्सुस था, उनको देख देख कर लिखना, पढ़ना। और वो लोग अदीब कामिल, ये सब जो इम्तिहान होते हैं उनकी तैयारी करते थे। हम सबको देख देख कर पढ़ना, लिखना, ये सब हम बचपन से ही सीख चुके थे। और फिर हमारे वालिद साहब, जहाँ बच्चे बचपन में डोरेमोन सुन रहे होते हैं, डोरेमोन देख रहे होते हैं, हम अपने वालिद साहब से इल्तिजा करते थे कि आज हमें वो वाली गज़ल पढ़कर आप सुनाइए। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का। हम इतने छोटे होते थे जबकि हमें समझ नहीं आता होगा कि इसका मफ़हूम क्या है, मगर फिर भी हमारा दिल यही सब चीज़ें सुनने में लगता था। उर्दू एक मोहब्बत की ज़बान भी। जी बिल्कुल। तो जैसे हमने पता भी है कि माँ पहला मदरसा होता है, तो आपने वो साबित कर दिया कि आपने सबसे पहले मदरसे से सीखा है। बिल्कुल। और उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान भी होती है। अभी पहले उर्दू, काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन है उर्दू और अरबिक एक है। अभी जैसे रिसेंटली हमारे एक पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने उर्दू पर भी एक टिप्पणी करी थी। तो क्या है उर्दू और अरबिक में काफ़ी मिसकंसेप्शन क्यों रहता है कि उर्दू अरबिक मुसलमान की ज़बान है? देखिए, जहाँ तक बात है उर्दू की, तो उर्दू तो किसी एक धर्म, मज़हब या रिलीजन की ज़बान नहीं है। बाकी उर्दू के अंदर काफ़ी सारे अल्फाज हैं जो अरबी से आए हैं। अच्छा, चलें इसको शायरी की ज़बान में समझते हैं। हमने ये ख़ुद लिखा है। अच्छा। काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है कि उर्दू मुसलमान बोलते हैं। ज़बान किसी धर्म की नहीं होती। आप ये कह सकते हैं कि ज़बान ख़ित्ते की होती है। इस जगह ये ज़बान बोली जाती है, उस जगह ये ज़बान बोली जाती है। ऐसे नहीं कि ये लोग ये ज़बान बोलते हैं।
तो इसके ऊपर आप सुनिएगा, ये हमने ख़ुद लिखा था कि जिसकी गालियों में भी तहज़ीब की खुशबू आए, कि जिसकी गालियों में भी तहज़ीब की खुशबू आए, ऐसी शीरी ज़बान है उर्दू। बेशक, बिल्कुल सही कहा। उर्दू में जो एक मोहब्बत सा, एक प्यार सा, आज के टाइम पर अगर एक आशिक भी होता हो तो वो भी अपनी जो फीलिंग्स होता हो उर्दू के शायराने अंदाज में बयां करता है। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ था, आगे भी है कि मज़हब के नाम पे ये बट सकती नहीं, मज़हब के नाम पे ये बट सकती नहीं, तुझे क्या लगा हिंदू या मुसलमान है उर्दू। क्या बात है। ये पैदा हुई यहीं फली फूली, ये पैदा हुई यहीं फली फूली, हिंदुस्तान की आन बान शान है उर्दू। बिल्कुल सही बात। और उर्दू तो मैंने इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी। उर्दू जब मैंने गूगल पर सर्च करा, पता चला कि कहाँ से निकली है, तो उर्दू मेरठ से निकली है, उत्तर प्रदेश से निकली है। ये जहाँ से ये विवाद स्टार्ट हो रहा है, वहीं की ज़बान है उर्दू, न किसी पाकिस्तान से, न किसी मुस्लिम कंट्री से। उर्दू तो है ही इस देश की, यहीं पैदा हुई है। तभी बिल्कुल। हमने बोला ये पैदा हुई यहीं फली फूली, हिंदुस्तान की आन बान शान है उर्दू, कि तुम नफ़रत से मिटा सकते नहीं इसे, यहाँ हर बशर के लहू में रवान है उर्दू। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करा, आई गॉट टू नो कि आप जॉब भी करते हैं। जी। और जॉब के साथ ही मैंने एक तो जो आज के टाइम पे क्रिएटर्स हैं ना, यूथ, उनके अंदर एक भूत सवार है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर में आपके 1000 फॉलोवर 1500 फॉलोवर हो गए तो आप जॉब छोड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। तो क्या इसमें आपने जो आप अभी भी कर रही हैं फिर आपने छोड़ दी? हम बिल्कुल अभी जॉब कर रहे हैं और हमारी जॉब छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब में काफ़ी पिसे हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। हमने इंजीनियरिंग इसीलिए की थी क्योंकि हमें ये चीज़ पसंद थी, हमें ये फील्ड पसंद था। अभी भी हमारा यही है कि हमें आगे ये दोनों चीज़ें मुसलसल साथ में ही जारी रखनी है, कंटेंट क्रिएशन भी और अपनी जॉब भी। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग में है ना तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। तो जब हमने शुरू किया था कंटेंट बनाना, उस वक्त तो हमारा पूरा ही वर्क फ्रॉम होम था। हम ऑफिस कभी कभी 1-2 दफ़ा चले गए, बाकी पहले दिन में हम ऑफिस का काम करते थे घर से ही, और फिर रात के वक्त हम रील्स बनाते थे। तो अभी हमें हमारी जॉब बहुत पसंद है, हमें हमारा काम पसंद है। तो अभी आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आई विल कंटिन्यू दैट अलॉन्ग विद सोशल मीडिया। ओके। तो ख्याल कैसा आया कि उर्दू कंटेंट क्रिएटर बनना है? क्योंकि आप देखते हैं क्या सोशल मीडिया पर उर्दू का तो दूर दूर तक मोस्टली शायद सारे के सारे जो होते हैं शायरी में जाते हैं, या फिर शायरी जोन है जैसा आपकी फराज साहब की चुराई एंड पेस्ट इट ऑन इट, बट आपने अपना स्टार्ट करा। ख्याल कैसा आया ये ख्याल आया नहीं, ये ख्याल तो हमारे अंदर मौजूद था, हमें पता था। तो हमें ये मालूम था कि उर्दू से जुड़ा कंटेंट तो हमें बनाना है, मगर हम ज़रा इस बात पर कुछ ख़्याल नहीं था कि कब शुरू करें। फिर हमने सोचा चलें, अब जॉब भी अच्छे से शुरू हो गई है, पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, वालिदा के लिए अब बेटी इंजीनियर भी है, अब खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट बना रही है। तो फिर हमने सोचा चलें, अब जिससे मोहब्बत है उसी के बारे में बात करते हैं। तो फिर हमने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। ओके। तो मतलब फैमिली का प्रेशर इस वजह से नहीं आया जस्ट बिकॉज आप इंजीनियरिंग भी थे? नहीं, प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं। अब जब हमारी वालिदा को भी और वालिद साहब को भी उर्दू से पहले ही रग़बत थी तो वो हमें रोकते तो नहीं, उनको पता था कि सवा को भी उर्दू से मोहब्बत है। तो वो वैसे भी हमारा साथ देते, मगर उनको भी थोड़ा ये था कि बेटा अभी आप पढ़ रहे हो और उसके बाद आपको जॉब भी करनी है, तो इतना सब कुछ कैसे अकेले आप संभालोगे। तो वही चीज़ तो कि आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है जॉब में काफ़ी प्रेशर होता है, बट आपका बेनिफिट ये है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है। बट अब तो मोस्टली सारी जो जॉब्स है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं है। तो अब हम ऑफिस जाते हैं। अब जाते हैं। तो मैनेज कैसे करते हैं आप? इवेंट्स भी कर रहे हैं कवर, देन जॉब भी मैनेज कैसे है? तो अभी वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड में आप हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जा सकते हो या 2 दिन ऑफिस जा सकते हो, बाकी आप घर से जारी रख सकते हो। तो उसमें भी हमने आपको बताया ना, जो हम खुद के रील्स बनाते हैं जब हम बाहर कोई इवेंट करने नहीं जा रहे हैं, तो वो हम ज़्यादातर रात के वक्त बनाते हैं। अच्छा। दिन में काम, रात को रील्स। रात को रील्स, ग्रेट। अब उर्दू के जो काफ़ी वर्ड्स हैं कुछ लोग गलत बोलते हैं। जैसे गलत आपने बोला, गलत होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि आज मैं बैठा ही उर्दू सीखने के लिए यहाँ पर। आज हम आपको आपकी आधी उर्दू दुरुस्त करा के जाएंगे। लेट्स ट्राई। तो
जो उर्दू के अल्फाज होते हैं ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है अगर आप ढंग से उर्दू ना सीखे हो, तो तब भी कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। देखिए, आप बिल्कुल बन सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते किसी को कि सुने आप सही तरीके से उर्दू नहीं बोल पा रहे हैं तो आप उर्दू ना बोलें। नहीं, ऐसा ना करें। आप उन्हें कहें कि आपको मालूम ज़रूर होना चाहिए कि जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं उसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, जैसे वक्त बोलते हैं लोग, मगर वक्त होता है, लोगों को काफ निकालने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, या गैन बोलने में मसला होता है। जैसे अभी आपने सुना होगा, लोग गुस्सा कह देते हैं मगर वो गुस्सा होता है। तो जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं अपना तलफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाने की, तो आपको कोई नहीं रोकेगा कि अभी आप ठीक नहीं बोल रहे, मत बोलें। आप बोलें, मगर दुरुस्त करने की कोशिश करते रहें मज़ीद। जब मैं छोटा था, मदरसे में जाता था, मैं काफ़ी इस बात पे पिटा हूँ, गैन काफ पर। तो इसको ठीक कैसे करें? क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश करी, उन्होंने काफ़ी सजेशन दिए कि आप गर्म पानी पियो, है ना, काफ़ी सजेशन यूट्यूब पर आप देखते हो, कहते हैं गर्म पानी पियो, सुबह ऐसे करो। तो आपने क्या करा? आपने अपने प्रोनाउंसिएशन कि आपको तो स्टार्टिंग से जो शुरुआत से, तो जैसे मैं हूँ, मुझ जैसे को उर्दू नहीं आती, तो मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करूँ? देखें, इसका एक ही तरीक़ा है, प्रैक्टिस। ओके। आप प्रैक्टिस करें, मश्क करते रहें, वो बेहतर हो जाएगा। अभी आप बोलें काफ़िला, कुछ दिन और कोशिश करेंगे तो फिर वो काफ़िला तक पहुंच जाएगा। वक्त को वक्त बोलने में वक्त लगेगा, मगर आप आखिरकार बोल ही लेंगे, आखिर को आखिर। ओके, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मश्क करते रहें, जारी रखें। आप जब तक कोशिश कर रहे हैं तो आप बेहतरी की तरफ मुसलसल बढ़ रहे हैं। अब जब उर्दू की बात हुई है, उर्दू की बात हो और उसमें शायरियाँ ना हो तो कैसे होगा? और शायरी की बात हो तो शायरियों में जॉन साहब की, फराज साहब की बात हो तो कैसा रहेगा? आप पसंद किसे करते हैं, जॉन साहब या फिर फराज साहब? मुश्किल बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, आजकल के नौजवान अगर आप देखें तो हम सबको ही जॉन साहब से ज़रा ज़्यादा लगाव या फिर रग़बत होती है, मगर आपने बड़ा मुश्किल सवाल हमसे पूछ लिया है। अब अगर किसी एक का इंतखाब करना ही है तो जॉन साहब और फराज साहब में हम अहमद फराज साहब का इंतखाब करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम जब तक हमने जॉन साहब को पढ़ना शुरू किया, उससे पहले तो हमें फराज साहब के अल्फाज से इश्क हो चुका था। अच्छा। हम जब छोटे थे काफ़ी, तो ज़िंदगी टीवी पर एक ड्रामा आता था, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। उसका असल नाम था दास्तान। ओके। तो उसमें जो प्रोमो उसका शूट था, उसमें ये गज़ल पढ़ी गई थी कि सुना है हश्र है उसकी गज़ाल से आँखें। ओके। सुना है हश्र है उसकी गज़ाल सी आँखें, सुना है हिरन उसको दश्त भर के देखते हैं। तो उनकी फराज साहब ने पहले दिल जीत लिया, पहले ही हो चुका था, तो इसलिए अहमद फराज साहब। लेकिन अहमद फराज साहब की बात हो रही है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि एक शेर छोड़ एलिया साहब का भी, क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को परेशान नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जॉन साहब का भी हम एक शेर अर्ज़ कर देते हैं। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। क्या बात है, ये उनका सबसे बेस्ट लगता है मुझे ये वाला। तो एक चीज़ और है, जॉन साहब से ही मोस्टली इंस्पायर होते हैं, और सबको लगता है कि जो शायर बनते हैं वो दिल टूटने के बाद बनते हैं। ये बहुत, मतलब अगर मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखता हूँ, जब उनके ब्रेकअप्स होते हैं, जब वो दिल टूटते हैं, तो शायरियाँ, उनकी स्टोरीज़ पे शायरियाँ आ रही होती हैं। भले ही उनको पता ना हो शायरी का एस क्या है, बट उनकी शायरियाँ जॉन साहब से पूरी हो जाती है। क्या है कि एक शायर जब बनना हो तो दिल टूटने के बाद ही बनता है क्या वो? ये बहुत गलत फहमी है, काफ़ी बड़ी गलत फहमी है। लोगों को ऐसा लगता है अगर किसी ने एक दिल टूटने वाली शायरी कही है तो इसके दिल में दर्द है, इसको मोहब्बत में धोखा मिला है, तब ये दिल टूटने वाली शायरी करे। आप कई दफ़ा जब हम दिल टूटने वाली शायरी पोस्ट कर देते हैं, अभी हमने परसों भी जो एक रील डाली थी तो उसमें हमने काफ़ी गहरा शेर पढ़ा।
एंड फिर हमें लोग पूछ रहे हैं डीएम्स में क्या हुआ है, या फिर ऐसा होता ही है अक्सर जब भी हम कोई गमगीन या दुख भरी शायरी पोस्ट करते हैं तो लोगों को लगता है ज़रूर, जबकि हमें तो कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई, दिल तो हमारा जब टूटेगा। ये मैंने आपकी एक स्टोरी देखी थी, आपने अगस्त में पोस्ट करी थी कि आज तक हमारी लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन हुई ही नहीं, ये तो हमने अलग से इंस्पायर होकर करी है। तो क्या मतलब लोग क्या समझते हैं कि आपका दिल टूटा इस वजह से आप इस लाइन में आए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा कोई दिल नहीं टूटा है। मतलब हमारा कभी कोई ये बॉयफ्रेंड या रिलेशन से, इस सब से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हमें मर्द ज़ात से कोई मसला है, ये नहीं है। मगर शायरी अगर आप कह रहे हैं कि दिल टूटने पे इंसान शायर बनता है, नहीं, देखिए हमारा दिल नहीं टूटा है, फिर भी हम लिखते हैं और काफ़ी गम से भरी हुई, गम की जिसमें शिद्दत नज़र आती है वैसी शायरी पढ़ते हैं, मगर हमारा दिल नहीं टूटा है। तो अच्छा, ये गलत फैमिली दिमाग से निकाल दें कि इनका दिल टूटा इस वजह से, हमारा कोई दिल नहीं टूटा, इस वजह से दिल टूटने का ही डर है, इसी वजह से तो हम इस सब से दूर हैं कि हमें पता है हमारा दिल टूटा, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो हम दूर ही बेहतर हैं। ओके, तो उर्दू क्या है आपके लिए? उर्दू बहुत अच्छा सवाल है, उर्दू क्या है आपके लिए? उर्दू इश्क है। अब आप ये देखें, हमने अभी आपको बताया कि हमने किसी इंसान से पहले किसी ज़बान से मोहब्बत की है, बिल्कुल, उर्दू से, तो उर्दू इश्क है, उर्दू मोहब्बत है। ओके, नाइस नाइस। मेरे पास कुछ सवाल हैं जो आज के टाइम पर हर नौजवान के दिमागों में रहते हैं और उनके सवाल वो चैट जीपीटी, गूगल सर्च करते हैं बट वो मिल नहीं पाते। मैं आपको उनके सवाल बताता हूँ, आप उनका जवाब, हम आपसे जानेंगे उनके जवाब आज। पूछें। क्या मोहब्बत बिना लफ्ज़ों के भी समझी जा सकती है या इजहार ज़रूरी है? इजहार बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारा तो यही मानना है, अगर आपको किसी से मोहब्बत है, आपको इजहार ही नहीं करना तो फिर मत करें मोहब्बत। और अगर आप किसी को चाहते हैं, आप उसे बता नहीं रहे हैं कि आप उसे चाहते हैं, तो शायद आप ख़ुद पर जुल्म कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप बताएं। चलें हम लेकिन इसको एक चीज़ और, इसको बहुत से जो आशिक होते हैं वो वन साइड लव कहने लगते हैं, तो क्या वो वन साइड लव मोहब्बत नहीं है? वो बता ही नहीं पाते? नहीं, तो आप एक दफ़ा कोशिश तो करके देखें। अब आप ये सुनिएगा कि आँखों की बातें लबों से बयां नहीं होती, आँखों की बातें लबों से बयां नहीं होती, इश्क के जज्बात होते हैं ज़बां नहीं होती। बिल्कुल। इजहार इश्क तू एक दफ़ा और करके देख, इजहार इश्क तू एक दफ़ा और करके देख, मोहब्बत में ना एक दो दफ़ा कहाँ नहीं होती। सही बात है। तो अगर आपको रिजेक्शन का डर है तो ये इसके लिए था। और बाकी जो एक तरफ़ा मोहब्बत है वो तो आप जानते हैं कि इंसान के सर चढ़ जाती है ना, कि उसमें आप ये कहने के लिए तैयार होते हैं कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। ये तो सीधा जो हमारे नौजवान हैं उनके दिलों पे लगेगी। तो उन्हीं से फिर हम इसी के जवाब में ये कहना चाहते हैं कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो अगर मोहब्बत नहीं मिल रही है तो बाकी कामों पर भी ध्यान दें। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल के नौजवान हमारे एक मोहब्बत के पीछे पड़ गए हैं तो पड़ ही गए। उस जिससे मोहब्बत है उसको नहीं पता होगा पर पूरे ज़माने को पता होगा। ये गलत है, ये गलत है। दूसरा हमारा सवाल है, जब सच्ची मोहब्बत मिल जाती है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और मुश्किल? देखिए हमें तो नहीं मिली है अभी तक, नहीं हमें किसी से मोहब्बत हुई है, मगर फिर भी जो हमारा ख्याल है हम वो आपको बता सकते हैं। जो ने आप अहमद फराज साहब से बहुत मुतासिर है तो उनके एक्सपीरियंस से बताइए आप। हाँ, तो हम आपको वही बता रहे हैं कि देखिए अगर आपको मोहब्बत मिल गई है और उसके बाद आपकी मुश्किलात या फिर जो मुश्किलें हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का। देखें अगर आपको मोहब्बत हो रही है और फिर वो आपको शख्स मिल रहा है तो वो आपकी उलझनों को दूर करे, ये ना कि उन्हें मज़ीद बढ़ा दे। फिर वो आपकी राहत जाँ बने, आपकी राहत ज़ीस्त बने, आपका सुकून क़ल्ब बने, बिल्कुल, और आपकी ज़िंदगी में मज़ीद नूर लाए, खुशहाली लाए। ये नहीं कि मज़ीद आए और आपने उनसे मोहब्बत की और उन्होंने आके आपकी मुश्किलें बढ़ा दी। क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का। बिल्कुल सही कहा, परेशानियों से मोहब्बत कहाँ होती है। पहले ही बहुत परेशानी है दुनिया में,
बिल्कुल। एक और है कि क्या तन्हाई एक सज़ा है या देखिए मज़ा है? देखिए ये इस बात पर मौकूफ़ है कि आप तन्हा खुद से हैं या फिर आपको तन्हा छोड़ दिया गया है। अगर आप खुद तन्हा हैं तो फिर आपके लिए अच्छी बात है, अगर आप मर्ज़ी से तन्हा हैं, मगर आपको अगर तन्हा छोड़ दिया गया है तो फिर वो सज़ा है। अब हम आपको इस पर शायरी की ज़बान में कुछ बताते हैं जी। कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से तन्हा हैं तो उसके ऊपर है कि हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं। हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हमने ज़माने में ज़ख्मों की नुमाइश नहीं की। क्या तो बात ये जब है कि जब आप अपने गम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते। फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान जो आपको पसंद है वो आपके पास बैठे, साथ बैठे, आपको तन्हा ना छोड़े, फिर आपको लगता है जैसे ही वो चला जाएगा आप फिर तन्हा हो जाएंगे और फिर दुख और बढ़ जाता है कि वो आया बिल्कुल। मगर चला गया। तो उसके ऊपर है कि मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चार अगर, ये तेरी नवाजिश मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। क्या बात है। मुझे लगता है आज हमारी ऑडियंस रो जाएगी। नहीं, उनको अभी ये दुख भरी गम से भरी हुई शिद्दत वाली शायरियाँ शायद सुनने की आदत हो गई है। तो ये भी कह सकते हैं आप। चलिए आज अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंसान अपनी असल पहचान कब जानता है, मिलने के बाद या खोने के बाद? हमें सवाल ही नहीं समझ आया। इंसान अपनी असल पहचान कब जानता है, मिलने के बाद या खोने के बाद? क्योंकि आप देखते हैं ना कि आज के क्या टाइम मिलने के बाद? जब इंसान जिससे मोहब्बत करता है अगर वो मिल जाता है तो चेंजेस आ जाते हैं काफ़ी सारे। अब वही है कि जब वो मिल जाता है उसको तो असल पहचान अपनी जब जानता है या फिर जब वो चला जाता है जब जानता है? देखें, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा ना कि जिस इंसान के लिए आपने अपने आप को बदला और फिर वो चला गया। तो ये तो गलत है। बाकी इस पर हम क्या ही कहें, क्योंकि हमारा ज़रा भी तजुर्बा मोहब्बत के साथ है नहीं। तो फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगले सवाल। हर मुस्कुराहट के पीछे दुख होता है या हर दुख एक नए मुस्कुराहट देता है? अरे वाह, क्या सवाल है। चले इसका जवाब शायरी की ज़बान में ही दे देते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। क्या बात है। आँखों में नमी, लबों पे हंसी, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। क्या बात है। तो मैं अपनी जो ना जवाब था। ऑडियंस पे इतना जुल्म नहीं करना चाहता। अभी इन सवालों को हम थोड़ा सा रोक कर और सवालों पर चलते हैं। आपकी जो एक वो शायरी जो आपकी बहुत फेमस गई हो, एक जब आपने जश्न रेख्ता में को कहा था कि उसको एक चांटे में दुनिया दिखा दूंगी, एक वो वाली शायरी कहिए दोबारा। अच्छा ठीक है। तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर आपको किसी से कहना हो कि एक चांटे में तारे दिखा दूंगा तो आप इसे उर्दू में कैसे कहेंगे? तो आप उसे उर्दू में कहेंगे कि जनाब, अगर आपने आइंदा ये हिमाकत की तो हमारा हाथ आपके रुखसार को इस कदर सुर्ख कर देगा कि आपको आफताब की मौजूदगी में सितारों का दीदार हो जाएगा, लिहाजा हद में रहे। क्या बात है। ये जो शायरी है आपकी, ये मुझे लगता है मैंने अपने जश्न रेख्ता जिस दिन हुआ था उसके 2 दिन बाद हर किसी की स्टोरी इस पे देखा था। वो 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ उस पर आए थे, तो वो काफ़ी वायरल हुई। काफ़ी वायरल हुई थी और ये काफ़ी इसमें शिद्दत वाली बात है। जो इसमें एक तो बहुत प्यार से बेइज्जती करी गई है। बेइज्जती भी हुई और सामने वाले को तो महसूस भी नहीं हुआ कि बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हो गई, यही तो बात है उर्दू की कि अब सामने वाले को पता नहीं चलता कि उसकी बेइज्जती हो गई और उसको लगता है प्यार में कह गया। अरे वाह वाह वाह। वाह, इरशाद इरशाद, कुछ और कुछ कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो आपने अभी तक पब्लिश ना करी हो। अच्छा, मतलब ऐसी कोई शायरी आपको सुननी हाँ, है? जो आपने अभी तक पब्लिश ना करी हो। हमारा लिखा हुआ कुछ? बिल्कुल। ठीक है, तो चले हम आपको ये वाला सुनाते हैं। मैं खुद की तलाश में हूँ, मैं खुद की तलाश में हूँ, मैं खुद को उसी में पाऊँगा। मौत हिज्र से बेहतर हो शायद, मौत हिज्र से बेहतर हो शायद, विसाल यार ना हुआ तो मर जाऊँगा। क्या बात है। आगे लिखा है कि बेकसी में कटी हर रात का किस्सा,
बेकसी में कटी हर रात का किस्सा तुझे रूबरू बैठ कर सुनाऊंगा। क्या बात है। तेरे कांधे पे रख के सर नम आँखों से, तेरे कांधे पे रख के सर नम आँखों से, तेरी शिकायत तुझी से लगाऊंगा। क्या बात है। अगर ये पब्लिश हो जाएगी मुझे नहीं लगता कि ये वायरल ना जाए। जानी तो चाहिए। जानी तो चाहिए ये भी। जी। अब उर्दू की बात हो गई है तो अल्लामा इकबाल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी भी ज़रा बात करिए, बताइए उनके कुछ शेर्स। अल्लामा इकबाल साहब की हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। वो इश्क़ मजाजी पर नहीं, वो इश्क़ हकीकी पर लिखते थे। अभी हमने कुछ दिन पहले एक रील पोस्ट की थी जिसमें हमने ये वाला शेर पढ़ा था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। तो फिर लोग हमें कमेंट्स में आके बता रहे हैं कि मैडम जी ये कोई दुनिया के आशिकों के लिए शायरी नहीं है, ये इश्क़ हकीकी पर उन्होंने लिखी। हमने कहा हम जानते हैं, हम बेहतर तरीके से जानते हैं। एक बार आप जब अल्लामा इकबाल साहब को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको वक्त लगता है समझने में क्या कहने की कोशिश की गई है, मगर जब आप उनको समझने लगते हैं तो फिर आपको पता चलता है किस आला दर्जे का वो लिखते थे। मगर वो होता इश्क़ हकीकी पर ही था। अब जैसे ये शेर सुनिएगा, अगर हमारा कोई जेंजी सुने तो उसे लगेगा हाँ यहाँ पर इश्क़ वाली बात हो रही है कि तेरे इश्क़ की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो ये उन्होंने इसको भी इश्क़ हकीकी पर लिखा। मैंने जब उनके बारे में पढ़ा था मुझे पता चला वो दुनिया के उस तरीके से इश्क़ के तरीके से नहीं लिखते, लेकिन वो खुदा के इश्क़ के तरीके से लिखते थे, खुदा के इश्क़ में लिखते। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में लोगों ने उसको दुनिया के इश्क़ में उस तब्दील कर दिया। सितारों से आगे जहाँ और भी है, बिल्कुल सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क़ के इंतहा और भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा इकबाल साहब की बात ही अलग थी। हाँ। तो हम अपने दोबारा क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है। ऑडियंस को दोबारा लाते हैं। क्या सच बोलने वाले लोग हमेशा तन्हा रह जाते हैं? कई दफ़ा ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। बाकी हमारा तो ये ख्याल है कि अकेले रहें, सच बोलें। ये सुनिएगा कि जहर मीठा हो तो पीने में मज़ा आता है, जहर मीठा हो तो पीने में मज़ा आता है, बात सच कहिए मगर यूं कि हकीकत ना लगे। बिल्कुल सही कहा। तो आप चाहे ऐसे बोल दें कि सामने वाले को समझ ना आए ये सच बोल दिया क्या, बातों बातों में कह दें मगर बोले सच, बुरा लगे या अच्छा लगे, सही बात है, लग जाए। एकदम अपना ट्रू सेल्फ सामने वाले को दिखाना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। तो आई एग्री विद दिस। क्या सिर्फ मेहनत सब कुछ है या किस्मत भी ज़रूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मेरे जहन में भी हमेशा रहता है कि हम लोग अक्सर इतनी मेहनत करते हैं और हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो किस्मत भी एक ज़रूरी है क्या इसके लिए? जी बिल्कुल, किस्मत आपका साथ दे ये बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा मेहनत तो आजकल आप देखें हर इंसान कर रहा है, बहुत कम इंसान ऐसे होंगे जो ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, बाकी सारी तमाम दुनिया मेहनत मश्क करने में लगी है। मगर हाँ, किस्मत का साथ देना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करते रहें, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है तो आप जानते हैं मंजिल क्या है। बिल्कुल सही बात। तो किस्मत बहुत ज़रूरी है। जी जी। किस्मत मांगी कैसे जा सकती है? दुआ करें। दुआ करें। अभी मैं भी रिसेंटली एक कैब में गया था, तो ड्राइव कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छे इंसान से मिला था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप दुआ करो तो आप ऊपर वाले से ये मत मांगो कि मुझे अच्छी गाड़ी दो, अच्छी दौलत दो, अच्छे बच्चे दो, उनसे ये कहो कि मुझे अच्छी किस्मत दो। किस्मत दो, अच्छी किस्मत होगी तो सब चीज़ें अच्छी होंगी जी। और आपकी किस्मत अच्छी नहीं होगी, फिर आपको जो आप मांग रहे हो पैसा भी आएगा, सुकून जो एक होता है ना वो ही नहीं आ पाएगा। वही, और सुकून की भी दुआ करें। आजकल ना जब इंसान मांगते भी हैं, सब कुछ मांग रहे हैं मगर ये नहीं मांग रहे कि उस सब के साथ सुकून आए। बिल्कुल, बिकॉज आप जो कुछ भी कर रहे हैं एट द एंड आप वो सुकून के लिए कर रहे हैं। सुकून के लिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ये आपने बहुत सही कहा जी। क्या हर ख्वाब पूरा हो सकता है या कुछ सिर्फ देखने के लिए होते हैं? देखिए, हमारा मानना ये है कि आप जितने ज़्यादा ख्वाब देख सकें उतने देखें, फिर कोशिश करें इनमें से जितनों की मैं ताबीर पा सकूं वो पाऊं। वो कहते हैं ना कि देखा एक ख्वाब
तो ये सिलसिले हुए। अगर वो ख्वाब भी मुकम्मल ना हो जो आपने एक देखा, जब आप उसको मुकम्मल करने की मंजिल पर होंगे तो आप रास्ते में ही मंजिल पाने से पहले ना जाने कितने दूसरे ख्वाब आपको आपके पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल तो सही इसलिए बात। ख्वाब देखें, जितने ज़्यादा हो सके उतने देखें और फिर अपनी तरफ से पूरी मेहनत मशक्क़त करें कि अब मुझे इनकी ताबीर पानी है। बिल्कुल, मेहनत तो है ही, जी। लेकिन एक चीज़ और है, आपका ख्वाब हमेशा मंजिल से बड़ा होना चाहिए। फिर जिसको आपको वो ख्वाब तक ना पहुंच सके, लेकिन जो आपके दिमाग में मंजिल है वहाँ तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। आप ख्वाब ही छोटा देखेंगे तो आपको आपकी मंजिल कैसे मिलेगी? जी। ये भी एक रियलिटी है। अभी बस हमारे दिमाग में ये बात चल रही है कि हमें इनको बोलना है ख्वाब नहीं ख्वाब। ख्वाब, यस, ख्वाब। ख्वाब। आज मैं ज़रूर जाकर प्रैक्टिस करूँगा, मश्क। मश्क करूँगा। ख्वाब, मश्क। क्या इंसान आगे बढ़ रहा है या इंसानियत पीछे रह गई है? मुश्किल सवाल। थोड़ा, हाँ, हम इस बात पर शायद आपके साथ इत्तेफाक रखते हैं कि इंसान ना, हमें ऐसा खुद से महसूस होता है कि बहुत जल्दी में है, बिल्कुल। कुछ पाना है और बस दौड़ रहा है और बस दौड़ रहा है, भाग रहा है। वो ये नहीं देख रहा है जो वक्त अभी मेरे पास है। आजकल आपको कितनी खबर आती है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी बहुत फेमस हस्ती ने, मशहूर हस्ती ने अचानक सुसाइड कर लिया। तो फिर आप देखते हैं कि अच्छा, बस ज़िंदगी इतनी ही थी, है ना? तो इंसानियत वो अब आप एक बात सोचिए, अगर इंसानियत लोगों में बाकी होती तो इतने लोग सुसाइड करते? बिल्कुल सही बात। शायद वो किसी को इस काबिल ही नहीं पाते कि वो अपने दिल की बात, ये जो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, अंदर से खा रही है, उसे किसी से कह सकें। इसका मतलब उसे अपने चारों तरफ इतने इंसान होने के बावजूद इंसानियत नहीं मिल रही, तो फिर वो मौत को गले लगा लेता है। तो उसके ऊपर हमने ये लिखा भी है कि महफिलों में सारा शहर हंस रहा है, महफिलों में सारा शहर हंस रहा है, तन्हाई का दामन अश्कों से भर दिया। क्या बात। कोई हार कर भी जीत गया, कोई हार कर भी जीत गया, और कोई बिना लड़े ऐसे हारा कि जिस्म को जान से जुदा कर दिया। क्योंकि इसे अपने चारों तरफ इंसानियत नहीं मिल पाई। तो यही, हाँ, ये तो एक तो इंसान की आज के टाइम पे उम्र कम है, उसमें भी आप भागे जा रहे हैं, आपको नहीं पता आप किस तरफ जा रहे हैं। रुक जाएं, ठहरें और सोचें कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो खुशियाँ मौजूद हैं, क्या आप उसको सही से महसूस कर पा रहे हैं? इसके लिए एक चीज़ और है ना, आज के टाइम पर जो हम भाग रहे हैं, पूरी इंसानियत पीछे छोड़ रखी है हमने, है ना? बट वो भाग क्यों रहे हैं? एक सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी में हम देखते हैं वो आगे, अब मुझे भी भागना है, वो आगे, अब मुझे भी भागना है। भागना क्यों है तुम्हें? ये तो इंसान समझ ही नहीं रहा। असल में इंसानियत तो पीछे छूटी जा रही है बाहर। आज जितनी सेंचुरी से हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे इंसानियत पीछे छूट रही है। वो अभी किसका कंसर्ट हुआ था? वो इंडिया में बहुत फेमस कंसर्ट हुए थे, हमें याद नहीं आ रहा नाम। कोल्ड प्ले। तो अभी जब कोल्ड प्ले के कंसर्ट्स हुए थे, आपने देखा होगा मुश्किल से किसी को टिकट मिल पा रही है, सब जा रहे हैं। उनमें से आप आधे लोगों को उस बैंड के मेंबर्स का नाम पूछें, उन्हें नहीं पता होगा। उनसे एक गाना पूछो, आपने कोल्ड प्ले का कौन सा गाना आपका फेवरेट है, उन्हें नहीं पता होगा। मगर वो कंसर्ट्स में इतने पैसे देकर क्यों भाग रहे हैं दुनिया कि देखो हमारे पास इतना पैसा है कि हम कोल्ड प्ले पर खर्च कर रहे हैं, हम एक कंसर्ट पर इतना पैसा खर्च करें, भले ही उनको उनके किसी गाने के 4 लिरिक्स नहीं पता हों। हम अगर कहीं गज़ल सुनने जाएंगे तो हम I'll make sure कि हमें ये गज़ल पूरी आती है और ये सुखनवर हमें वाकई में पसंद है। बिल्कुल सही कहा। भाग रहे हैं दिखाने के लिए, सोसाइटी के लिए। दिखावा, बिल्कुल जी। शो ऑफ, एक वर्ड है शो ऑफ इंग्लिश में। दिखावा करना, ये बहुत आज के टाइम पर फेमस हो चुका है। और स्पेशली मुझे लगता है इसके पीछे हाथ है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। पहले मैं अपने फादर वगैरह के ही टाइम की बात करता हूँ कि पहले उनके पास शायद 2 या 3 मैक्सिमम जोड़ी कपड़े होते थे। बट आज आप देखोगे हफ्ते में 2 जोड़ी बच्चे कपड़े लेकर आते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें शो ऑफ करना है, नए नई स्टोरीज लगानी है, नए नए फोटोज़ अपलोड करने हैं। तो ये बहुत बड़ा दिखावा हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जबकि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रोज़ नए कपड़े बदलें, आपको ज़रूरत है कि आप रोज़ कुछ नया सीख के कुछ नया सोसाइटी के लिए इम्प्रूव करें, या कुछ ऐसा करें जो आगे जाकर आपकी मदद करेगा, आपकी इमदाद होगी। अब इसके ऊपर हम आपको एक बताते हैं कि दिखावा इतनी बड़ी चीज़ बन गई है दुनिया में कि अभी हमने एक इवेंट अटेंड किया था, तो उस पर जब हमने परफॉर्म किया, हमने उसके
उसकी पूरी क्लिप में से छोटे छोटे सेक्शन निकाल कर रील पोस्ट की। तो हमें कुछ कमेंट्स आए जिनमें एक ने बोला कि मैम आप सारी रील एक ही कपड़ों में क्यों पोस्ट कर रहे हो। ओके। तो हमने बोला अरे ये एक ही इवेंट की सारी वीडियोस हैं, इसीलिए अब एक इवेंट में 10 दफ़ा थोड़ी हम कपड़े बदलते है ना, लिबास एक ही पहन कर गए थे, एक ही में सारी वीडियोस डालेंगे। तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम वीडियो में क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। उनको ये था सेम कपड़े क्यों पहने, कपड़े बदले। और आज के टाइम में मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आपने अगर एक कपड़े पहनने के फिर आपके पास कमेंट्स डीएम्स आ जाएंगे, ये लिए कहाँ से आपने? ये तो बहुत है। ये अभी लिए हम कहाँ जो से? ये लिबास पहन कर बैठे हैं, अभी इसका भी हमें पीआर करना है। ओके। ये भी पैकेज ही है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अपने नेक्स्ट सवाल के पीछे चलते हैं। क्या मौत सिर्फ सांस रुकने का नाम है या भूल जाना असली मौत है? नहीं, भूल जाना असली मौत नहीं है। भूल जाना वो मोड़ है जहाँ आपको वाकई में नई ज़िंदगी मिलती है। आप सोचें, आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते थे, फिर वो आपको छोड़कर चला गया तन्हा, तो जब तक आप उसे याद कर रहे हैं, आप रोज़ मर रहे हैं, ये मौत है। लेकिन जिस दिन आप उसको भूल गए, उस दिन आपको नई ज़िंदगी मिली है। बिल्कुल। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाना, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाना। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक़ को निभाते जाओ। क्या बात है। तो आप मुझे, जैसे हमारी रोज़ की रोज़ वार्तालाप गुफ्तगू होती है, तो उसमें जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, वो हमें सिखाइए उर्दू के। आप जैसे आप ये कर सकते हैं ना, और ज़्यादा ना बोलें, आप कहें मज़ीद। मज़ीद। जी, आप कह रहे हैं कि सही कहा, नहीं, आप कहें दुरुस्त फरमाया। दुरुस्त मज़ीद। दुरुस्त मज़ीद। और कोई मतलब बहुत सारे ऐसे अल्फाज ना हम पोस्ट करते हैं कि ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें, जिससे आप जब बात करें तो सामने वाले को भी लगे अच्छा हाँ उर्दू का इल्म है। जैसे अभी पता ही बोलते हैं, आपको पता है, आपको मालूम है, आप खाएंगे, आप तनावुल फरमाएंगे, पानी पी लीजिए, पानी नोश फरमाइए। क्या उर्दू मुश्किल ज़बान है? उर्दू मुश्किल ज़बान नहीं है, मगर जब आप सीखना शुरू करते हैं ना, तो कई अल्फाज आपको ऐसे लगते हैं अच्छा ये तो बड़ी मुश्किल है। जैसे क्यूरियोसिटी, जब आपको हर चीज़ जाननी होती है, तो उर्दू में उसके लिए लफ्ज़ है तजस्सुस। तजस्सुस। तो आपको अगर पहली बार सुना है तो बिल्कुल मुश्किल लग सकता है। नहीं, मैंने वर्ड से काफ़ी, वर्ड से तारुफ है मेरा। तारुफ है, इंट्रोडक्शन है ना, लेकिन वो है कि हम रोज़ में गुफ्तगू में उसे ला नहीं पाते। इस्तेमाल कैसे? अब जैसे आपने बोला ला नहीं पाते, तो वहीं आप बोलेंगे कि इस्तेमाल नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, इस्तेमाल नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। एक चीज़ और है, काफ़ी मेरे पास डीएम आए थे कि क्या आप पाकिस्तान से हैं, ब्लड फ्रॉम इंडियन बट फेस फ्रॉम पाकिस्तान। क्या है ये? काफ़ी लोग आपको पाकिस्तानी समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब भी जब हमने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तब तो सबको यही लगता था कि हम पाकिस्तान से हैं। फिर हमने जो पहली ऐसी रील डाली थी जिसमें हम उर्दू नहीं बोल रहे थे, हम सिर्फ जामा मस्जिद के सामने खड़े थे जहां हमने एक रील पोस्ट की। फिर उस रील के सारे कमेंट सेक्शन में अरे हम तो आपको पाकिस्तानी समझते थे, अरे हम तो आपको। और फिर जब हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर इंसान हमें पाकिस्तान से समझ रहा है, तो फिर हमने फाइनली अपना बायो अपडेट किया और हमने उसमें दिल्ली लिखा कि अब दिल्ली देखकर ये लोग समझ जाएंगे। फिर उसके बावजूद हमें अभी भी सब लोग कहते हैं आप तो पाकिस्तान से हैं, आप तो पाकिस्तानी हैं। हमने कहा अब तो हम बायो में भी लिख चुके हैं, हम बता चुके हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। हमने अपनी कई रील्स में फिर लोकेशन ऐड करनी शुरू की कि देखिए दिल्ली इंडिया। मगर फिर भी लोगों को ना ऐसा गलत फहमी है कि अगर किसी का लहजा ज़रा शीरी है और बस उर्दू में बात कर रहे हैं, ज़बान उर्दू है, हाँ, तो फिर ये पाकिस्तान से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। खून भी, लहू भी हिंदुस्तानी है, हमारी ज़बान उर्दू भी हिंदुस्तानी है। बिल्कुल, हमारी ज़बान हिंदुस्तानी है, बल्कि पाकिस्तान ने हमसे ज़बान ली है। अगर हम कहें तो उनकी जो ज़बान हमसे ली गई है। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स, बाकी आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। काफ़ी कमेंट्स हमने वो पोस्ट किया था, उसमें देखे आपसे मीटअप करना हो तो कैसे होगा। आप मीटअप रखते हैं?
ऐसा होता है ना कि जब आप एक अकेले इंसान होते हैं जो सब कुछ मैनेज करना होता है, और ख़ास तौर पर आप एक लड़की हैं, बिल्कुल। तो एक मीटअप जैसी चीज़ आपके लिए बहुत आसान नहीं होती है। आप सोचें, आपने ऐलान किया है कि इस जगह दिल्ली में हम मीटअप रख रहे हैं, और आप वहाँ जाकर देखते हैं सारे सिर्फ लड़के हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो मीटअप एक ऐसी चीज़ है, मतलब अभी हमने किया था एक लखनऊ में, वहाँ एक काफ़ी अच्छा मीटअप हुआ था, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि ठीक है, इतनी मोहब्बत मिल रही है। हमें इसका तो इल्म नहीं था, हमें पता था कि लोग उर्दू को चाह रहे हैं, मगर इतनी मोहब्बत का हमें अंदाज़ा नहीं था। मगर ऐसे कुछ खुद से एक अलग मीटअप रखना और सबको बोलना कि हम यहाँ आ रहे हैं, आप ऐसे आ जाओ, वो सब अभी कुछ हमारे लिए थोड़ा नया है। ओके, अभी मतलब वक्त लगेगा। वक्त लगेगा, मतलब हमने की है मीटअप अभी, जैसे लखनऊ में की थी और एक दो जगह और, रेख्ता में ही इवन जब हम गए तो हमें नहीं पता था इतने लोग हमारे पास आएंगे। जब वो आकर हमें कहते हैं ना कि हमारी फैमिली में एक भतीजी है, भांजी है, और वो आपकी रील देखकर ऐसे बोलती है कि चाचू ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, फिर हमें इतनी खुशी होती है कि इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब उसका फल मिल रहा है, आपको नतीजा देखने को मिल रहा है, तो फिर आपको बहुत खुशी होती है। तो रेख्ता में भी हमें बहुत सारे लोग मिले थे। हमें ये तो था कि हाँ, लोग मिलेंगे जो हमें पहचान लेंगे, क्योंकि वहाँ उर्दू के आशिक सारे मौजूद होंगे, मगर इतने सारे लोग आएंगे ये हमें नहीं पता। हमें बहुत खुशी हुई थी रेख्ता जाकर। बिल्कुल। एक ये भी है कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी कैसे है, आपने कैसे मेंटेन कर रखा है? आप नहीं समझ आ रहा है इसके जवाब में हम क्या बोलें, मगर ये है कि कई दफ़ा लोग ऐसे ज़रूर कह देते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं ना, अगर आवाज़ अच्छी है तो सिंगिंग में क्यों ट्राई नहीं करते आप? मेरे खुद के पर्सनल दोस्तों ने पूछा था कि अगर उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो उन्होंने सिंगिंग में अभी तक ट्राई क्यों नहीं करा? हमसे अभी काफ़ी डीएम्स आते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप एक गाना गाकर सुनाएं, आप गाना भी अच्छा गाएंगी। हमने कहा जब हमने आपको गाना गाकर सुनाया तो आपकी गलतफहमी वैसे दूर हो जाएगी, मगर अगर आपको ये गलतफहमी है कि शायद हम अच्छा गा सकते हैं, तो हम चाहते हैं वो बनी रहे। आप सोचें कि हम अच्छा गा सकते हैं, मगर हम ज़ाती तौर पर बता रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हम गा अच्छा सकते। हमारे वालिद साहब की बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा सुर लगाते हैं। जब वो ये गज़ल भी हमारे लिए पढ़ते थे, हमारा जो पसंदीदा थी, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, तो उस वक्त भी लाइक उनकी आवाज़ की वजह से हम ज़्यादा सुनते थे। अच्छा। मगर हमें नहीं लगता कि हम कुछ अच्छा गा सकते हैं। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो आपकी ऑडियंस से हैं। अच्छा। हाँ, वो मैं आपसे पूछता हूँ, और पर्सनल भी हमारे पास काफ़ी सवाल आए कि ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहले तो ये कि आपके नाम का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप ऐसे सीधे तौर पर ढूंढेंगे ना तो आपको मिलेगा कि सबा का मतलब हवा, मगर अगर आप उसको थोड़ा सा और समझे, वो हल्की सुबह के वक्त प्यारी सी हवा नहीं चल रही होती कि अगर आपके चेहरे पर लगे तो आपको सुकून मिल रहा होता है। मॉर्निंग ब्रीज़, वो हवा जो सुहानी सी आपके चेहरे को छू के गुज़रती है तो आपको सुकून मिलता है, ताज़ी ठंडी, वो दरअसल सबा है। अच्छा, आप सुबह की सबा है। दूसरा सवाल, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? ये तो वैसे हो गया था, लेकिन फिर भी बताइए। फिर ओके, फिर एक तरफ़ा मोहब्बत हम बता चुके हैं कि कई लोगों को तो एक तरफ़ा मोहब्बत बर्बाद भी कर देती है। मगर हमारा कहना यही है कि अगर आपको किसी से एक तरफ़ा मोहब्बत हुई है, इज़हार करें। कितना भी आपको लग रहा हो कि सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा, इनकार कर देगा, नहीं, अगर आपने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की कि आप उसको एक तरफ़ा कबूल करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो आजकल लगता है कि मेरी तो शान घट जाएगी ना अगर मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। नहीं, आप कहें, और अगर आपको लग रहा है आपको इनकार मिला है तो फिर आप सोच लें कि वो शख्स, या फिर अगर आपको थोड़ी और कोशिश करनी है आप करें। फिर अगर आपको लगे कि सामने वाले के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ये शख्स मेरा नसीब नहीं है, तो फिर उसे अपनी किस्मत मानकर छोड़ दें। बिल्कुल, लेकिन अपना एटीट्यूड रख के ज़रा साइड में कह कर आए। हाँ, नहीं, अपना ये एटीट्यूड और जो बहुत गुरूर है कि मुझे पसंद है तो क्या हुआ, मैं नहीं कहूँगा, नहीं, इसे ज़रा एक तरफ रखें और कहें। सही बात है। दूसरा सवाल ये है, अगर हम उर्दू सही तलाफ़ुज़ में ना बोले तो क्या? ये आप ये फ़ैन फॉलोइंग से तलाफ़ुज़ वर्ड उन्होंने सीखा है। देखें, ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं
कि हम तो नहीं बोलेंगे सही तलफ़ुज़ में, बताएं। तो ये गलत है। हमने जैसे पहले भी, आप कोशिश करें अपना तलफ़ुज़ बेहतर करने की, एक दिन में दुरुस्त नहीं होगा। नहीं खेल यार हमें ये ज़रा पूरा शेर नहीं याद आ रहा, मगर हमारा ये है कि अगर आपका तलफ़ुज़ ख़राब है, बेहतर नहीं है, तो आप उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते रहें। मगर अगर आप ये कह रहे हैं 19-20 का ही तो फ़र्क है, हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं 19-20 का ही तो फ़र्क है, इतना सारा नुक्ता, गला नहीं दुखता। तो ये सब ना करें, कोशिश करें। इसके ऊपर हमने अभी एक रील भी पोस्ट की थी कि यहाँ सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क होता है कि आप प्यार लिखते रहे, वो प्याज पढ़ते रहे, कमबख्त एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया। क्योंकि प्यार और प्याज में सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। नुक्ते का फ़र्क है, बिल्कुल। हाँ, उर्दू में अगर आप देखें तो सिर्फ एक नुक्ते का ही डिफरेंस है और आपकी पूरी लाइन बदल सकता है। जी, जैसे आप जब हिंदी में कई दफ़ा लिखते हैं तो हिंदी में नुक्ते का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा आता है, जैसे जलील और जलील। तो जब आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो सिर्फ आपको एक नुक्ता लगाना होता है जलील को जलील बनाने के लिए। जलील और जलील में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जलील होता है बहुत आला, शानदार। जलील नाम भी होता है। जलील नाम नहीं होता है, जलील होता है। जलील। अगर किसी का नाम जलील है, आपने उसका जलील कह दिया तो आपको मार पड़ सकती है, अगर उसे उर्दू आती है तो, कि अच्छा मेरा नाम जलील है, मुझे जलील कह रहे हो। बिल्कुल, उर्दू में तो एक तरह की गाली है ये। बिल्कुल गाली है, नीच कमीना होता है जलील। बिल्कुल सही कहा। आपकी एजुकेशन क्या है? हमने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और हम हमेशा से एक अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और इंजीनियरिंग में भी हमने टॉप किया था माशाल्लाह। मगर अभी हम अपनी मज़ीद तारीफ़ और सताइश नहीं करेंगे, नहीं तो हमें उर्वशी राव तेला फरार दे दिया जाएगा। तो अपनी और तारीफ़ नहीं करेंगे, बस इतना ही बता रही है। ग्रेट। उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में से अगर आपको एक लैंग्वेज चूज़ करने का मौका मिलेगा तो किस पर? और यही इसी से है कि आपने एजुकेशन जो करी थी उर्दू में थी या इंग्लिश में थी? इंजीनियरिंग उर्दू में होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड यू स्टडी इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड बहुत ऑटोमेटा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो यू कांट परस्यू दोज इन उर्दू, तो वो इंग्लिश ही था। बाकी अगर आप हमें कहेंगे कि इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के बीच में किसी एक को चुनो, तो हमारे लिए तीनों बहुत अहमियत रखती हैं, बिकॉज़ उर्दू से हमें इश्क है जिसका हम कंटेंट बनाते हैं, और उसको तो हम आगे भी जारी रखेंगे, बिकॉज़ जो मोहब्बत है उर्दू के लिए वो हमारे दिल में बचपन से है, जिससे हम नहीं निकाल सकते। बाकी आप अगर हिंदुस्तानी हैं तो फिर आप बचपन से काफ़ी हिंदी भी बोलते हैं उर्दू के साथ मिलाकर, और इंग्लिश, जैसे हमने आपको बताया हमें हमारी जॉब से बहुत मोहब्बत है, उसके लिए इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। एग्जैक्टली। तो फिर हम तीनों को ही साथ रखेंगे, हमारे लिए तीनों ज़रूरी हैं। तीनों ज़रूरी है, एक भी छोड़ ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं। बर्थडे विश करें अपने उर्दू स्टाइल में। ओह, तो अगर किसी को उर्दू में बर्थडे विश करना हो तो आप कह सकते हैं कि ये दिन ख़ास आपका है, ये दिन ख़ास आपका है, और मेरा हर दिन आपके होने से ख़ास है। इस मुक़द्दस शख्सियत को अक़ीदत के साथ योम विलादत की मुबारकबाद। क्या बात है। आपका बर्थडे कब आता है? 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को। ग्रेट ग्रेट, याद रखिएगा। पाकिस्तान उर्दूओं में से सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? आपका मतलब उर्दू दान? उर्दू दानों में से पसंद कौन है, और यही था कि पाकिस्तान शायरों में से आपको कौन पसंद है, तो दोनों का बताइएगा। देखें, फ़िलहाल हम सिर्फ जॉन साहब का नाम लेंगे, क्योंकि पहले आपने हमसे सवाल किया था कि अहमद फराज साहब और जॉन साहब में से किसी एक का इंतखाब कीजिए, तो वहाँ हम अहमद फराज साहब को चुन चुके हैं, तो इस दफ़ा हम कहेंगे कि जॉन एलिया साहब। हमें परवीन शाकिर साहिबा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, और खुशबू की शायरा दिल में उतर जाती हैं जब आप उनको पढ़ते हैं। अगर जॉन साहब का नाम इसलिए लिया क्योंकि पहले सवाल में उनका नाम नहीं ले पाए थे। एक चीज़ हो रहा है, अगर आप आशिक भी ना हो, दुनिया में मशगूल हो, और आप जॉन साहब को पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद उनसे अट्रैक्ट हो जाओगे। मुझे उर्दू नहीं आती, ज़्यादा शायरी भी नहीं सुनता, बट जब भी मैं उनकी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी शायर बन जाना चाहिए। उनकी शायरी में जो जादू है वो अलग ही है, अनोखा। वो थोड़े लफ्ज़ों में या थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बात कह देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और पूरी जितनी भी उर्दू की शायरी हैं उनमें यही है,
थोड़े अल्फाज होते हैं बट वो कह इतना देते हैं कि उन पे एक बुक छिप जाए। बिल्कुल। अब अगर जॉन साहब की और परवीन शाकिर साहिबा की एक साथ बात हो गई है तो एक उनकी बिल्कुल। उनका शेर अर्ज कर देते हैं। जॉन साहब कहते हैं कि कैसे कहें तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। क्या बात है। तो फिर परवीन शाकिर साहिबा क्या कहती हैं, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। क्या बात है। एक जो हमारे पास बहुत क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था, स्पेशली मुझे स्पेशल डीएम करके बोला गया था, कॉलर ट्यून को उर्दू में सुनाइए। ठीक है, तो वो बिज़ी वाली होती है ना, आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं हाँ। और वो इंसान किसी दूसरी कॉल पर बिज़ी है, तो आप उसे उर्दू में कैसे कहेंगे? आपका मतलूबा नंबर अभी दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। या फिर अगर आपके पास रिचार्ज नहीं है, बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो आप उसे उर्दू में कैसे कहेंगे? इस कॉल को मिलाने के लिए आपका मौजूदा बैलेंस नाकाफ़ी है, बराए मेहरबानी अपना अकाउंट रिचार्ज करें। मुझे लगता है जल्दी आपकी डिमांड आने वाली है कि इसी कॉलर ट्यून को लगाया जाए। या बहुत फिर बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। ऐसे ही हमें और सबा द वर्ल्ड न्यूज़ को देखते रहें और उर्दू सीखते रहें, मश्क करते रहें। थैंक यू सो मच।